शैडो आइलैंड पर फेज 2 खत्म होने के बाद जंगल पहले से ज्यादा खामोश हो गया था। लेकिन यह कोई सामान्य खामोशी नहीं थी, यह तूफान से पहले वाली खामोशी थी। बचे हुए सर्वाइवर्स अब बहुत कम रह गए थे और हर एक इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। वैर और माया अब सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि सच की तलाश में थे। आसमान में वॉचर का सिंबल दिखने के बाद एक बात साफ हो चुकी थी, आइलैंड का असली कंट्रोलर अब सीधे गेम में उतर चुका है। अब शैडो आइलैंड सिर्फ सर्वाइवल जोन नहीं रहा, बल्कि एक चैन का युद्ध क्षेत्र बन चुका था। वीर के ग्रुप में अब सिर्फ 7 लोग बचे थे। हर चेहरे पर थकान, डर और जिद का मिश्रण साफ दिखता था। माया ने फेज 2 का डेटा एनालाइज किया और एक पैटर्न नोटिस किया। हर बड़े इवेंट के बाद आइलैंड का एक हिडन जोन अनलॉक होता था। इसका मतलब आइलैंड लेयर्ड स्ट्रक्चर में बना है, जहां हर फेज के बाद एक गहरा लेवल खुलता है। माया ने वीर को बताया कि अगर उन्हें फाइनल ट्रूथ तक पहुंचना है तो उन्हें अंडरग्राउंड कोर जोन तक जाना होगा, जिसे मैप पर ब्लैक कोर लेबल किया गया था। अगले कुछ दिनों में आइलैंड पर अजीब गतिविधियां शुरू हो गई। रात के समय जंगल के कुछ हिस्सों से नीली रोशनी चमकने लगी। कुछ सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता। माया को शक हुआ कि यहां साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, शायद साउंड मैनिपुलेशन या न्यूरल इंटरफेरेंस। वीर प्रैक्टिकल था, लेकिन उसे भी महसूस हुआ कि जंगल का माहौल अब प्राकृतिक नहीं रहा। एक दिन वीर के ग्रुप पर अचानक अननोन अटैकर्स ने हमला कर दिया। ये साधारण गैंग्स नहीं थे, ये सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट में लड़ रहे थे, जैसे ट्रेन टैक्टिकल यूनिट हो। लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन वीर और उसका ग्रुप किसी तरह बच गया। जब उन्होंने अटैकर्स के मास्क हटाए तो सब स्तब्ध रह गए। वे सामान्य सर्वाइवर्स नहीं थे, उनके शरीर पर इम्प्लांट के निशान थे और आंखों में कोई भावना नहीं थी। माया ने कहा कि ये लोग शायद फोर्स टेस्ट सब्जेक्ट्स या एनहांस्ड सोल्जर्स हैं। अब सबको समझ आने लगा कि शैडो आइलैंड सिर्फ सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि ह्यूमन मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट भी है। वीर को एहसास हुआ कि प्रोजेक्ट एक्लिप्स उसकी सोच से कहीं बड़ा है। अब लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को एक्सपोज करना भी था। इसी बीच रग्नार फिर से सामने आया। घायल होने के बावजूद वह जिंदा था। रग्नार ने वीर को बताया कि वॉचर कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, या तो यह एआई बेस्ड कमांड सिस्टम है या फिर एलीट कंट्रोलर्स का समूह। उसने चेतावनी दी कि फेज 3 में सिर्फ मजबूत शरीर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत दिमाग ही बचेगा। रग्नार ने टेम्परेरी अलायंस का प्रस्ताव रखा। वीर हिचकिचाया, लेकिन माया ने समझाया कि अब अकेले सरवाइव करना संभव नहीं है। अलायंस कमजोर था, पर जरूरी था। कंबाइंड ग्रुप ब्लैक कोर जोन की ओर बढ़ा। रास्ता बेहद खतरनाक था। टॉक्सिक फॉग, ऑटोमेटेड टरेट्स और हिडन ट्रैप्स साफ कर दिखा रहे थे कि यह एरिया जानबूझकर सुरक्षित किया गया है। सफर के दौरान 2 मेंबर्स ट्रैप्स में मारे गए। हर मौत ग्रुप को अंदर से तोड़ रही थी। आखिरकार वे एक विशाल अंडरग्राउंड एंट्रेंस तक पहुंचे। बाहर से वह एक पुरानी माइनिंग टनल जैसी लगती थी, लेकिन अंदर हाई-टेक स्ट्रक्चर्स थे। बेस का आकार बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुरानी और नई तकनीक का मिश्रण दिख रहा था, जैसे आइलैंड दशकों से ऑपरेट हो रहा हो और लगातार अपग्रेड होता रहा हो। माया ने टर्मिनल्स हैक किए और फ्रैगमेंटेड लॉग्स एक्सेस किए। लॉग्स से पता चला कि प्रोजेक्ट एक्लिप्स मूल रूप से वॉर टाइम सुपर सोल्जर प्रोग्राम था। बाद में इसे ग्लोबल ब्लैक प्रोजेक्ट बना दिया गया, जहां अनवांटेड सोल्जर्स, डेंजरस क्रिमिनल्स और साइकोलॉजिकली यूनिक लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया गया। फाइनल गोल था ऐसा इंसान तैयार करना जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम स्ट्रेस और एक्सट्रीम आइसोलेशन में भी पूरी तरह फंक्शनल रहे। एक हिडन चेंबर में उन्हें क्रायोपॉड्स मिले, जिनमें कुछ लोग अभी भी फ्रोजन स्टेट में थे।
ये फेज 0 सब्जेक्ट स्टोरी थे। इसका मतलब प्रोजेक्ट एक्लिप्स उम्मीद से भी ज्यादा पुराना था। तभी अलार्म्स एक्टिवेट हो गए, ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम शुरू हो गया। ग्रुप को रिट्रीट करना पड़ा, लेकिन माया कुछ डेटा कॉपी कर चुकी थी। डेटा अधूरा था, पर इतना काफी था साबित करने के लिए कि शैडो आइलैंड एक ग्लोबल इलीगल एक्सपेरिमेंट साइट है। सरफेस पर लौटने के बाद आइलैंड और भी अनस्टेबल हो गया। अर्थ ट्रेमर्स, वेदर मैनिपुलेशन और वाइल्ड लाइफ की एग्रेशन साफ संकेत दे रहे थे कि फेज 3 शुरू हो चुका है। पहली बार स्पीकर्स एक्टिवेट हुए और वॉचर की असली आवाज सीधे सुनाई दी। आवाज शांत थी, लेकिन डरावनी। उसने कहा, फेज 3 सिलेक्शन फेज, ओनली द चोजन विल रीच द फाइनल लेयर। इसके बाद ड्रोन्स ने आइलैंड के कुछ हिस्सों पर बॉम्बिंग शुरू कर दी। पॉपुलेशन को फोर्सफुली कम किया जा रहा था। केओस फैल गया, सर्वाइवर्स अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। रागनार का ग्रुप अलग हो गया। वीर और माया अब सिर्फ 3 लोगों के साथ बचे थे। सर्वाइवल लगभग असंभव लग रहा था। माया ने आखिरी प्लान सुझाया, अगर वे फाइनल कोर कंट्रोल रूम तक पहुंच गए तो ब्रॉडकास्ट सिस्टम हैक करके दुनिया को सिग्नल भेज सकते हैं। फाइनल कोर तक की जर्नी सबसे खतरनाक थी। रेडिएशन जोन्स, ऑटोमेटेड स्नाइपर्स और एनहांस्ड सोल्जर्स रास्ते में थे। लड़ाई के दौरान तीसरा मेंबर भी मारा गया। अब सिर्फ वीर और माया बचे थे। दोनों शारीरिक रूप से टूट चुके थे, लेकिन मानसिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। सीजन के अंतिम हिस्से में वे एक विशाल अंडरग्राउंड कोर फैसिलिटी तक पहुंचे। सेंटर में एक ह्यूज सर्वर स्ट्रक्चर था, जिसके ऊपर वॉचर का सिंबल चमक रहा था। स्क्रीन्स पर वर्ल्ड मैप्स फ्लैश हो रहे थे और कई आइलैंड लोकेशंस ब्लिंक कर रही थी। इसका मतलब शैडो आइलैंड सिर्फ एक साइट है कि प्रोजेक्ट ग्लोबल है। जब वीर मेन कंसोल तक पहुंचा तो एक होलोग्राफिक इंटरफेस एक्टिवेट हुआ। पीछे एक शैडो फिगर सामने आया। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आवाज स्पष्ट थी। आवाज बोली, कंग्रेचुलेशंस वीर, यू आर अमंग द लास्ट वायबल कैंडिडेट्स। वीर ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, आई एम नॉट वन, आई एम मेनी, आई एम वॉचर। तभी फैसिलिटी में सेल्फ डिफेंस लॉकडाउन शुरू हो गया। वीर और माया को एहसास हुआ कि उन्होंने अंतिम सच का सिर्फ ऊपरी हिस्सा देखा है। असली खेल अभी बाकी है। शैडो आइलैंड का रहस्य सिर्फ एक आइलैंड का नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य का रहस्य हो सकता है।